सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में जैसे सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। जैसे पहले चैप्टर 1 में हमने सिर्फ स्ट्रेस पढ़ा था, ठीक, जैसा कि सर ने कहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन बिल्कुल एक अलग फिनोमिना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में स्ट्रेन को स्टडी करेंगे और स्ट्रेस और स्ट्रेन के आपस में रिलेशन क्या है वो स्टडी किए जाएंगे। जैसे हमने स्ट्रेस में 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ी थी, इस तरह स्ट्रेन में भी बिल्कुल सेम 5 से 6 वैसी क्वेश्चन होंगी, सही है। वही क्वेश्चन है तो पेपर में आपको गिवन होंगी या तो आपको वो कुछ है मुझे याद भी करनी होंगी। इससे पहले इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। स्ट्रेन जो है ना वो एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है, हमें बाकायदा दिख रही होती है कि कैसे चेंज हो रहा है। इस तरह जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस को हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए फील कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ज्योमेट्रिक क्वांटिटी नहीं होती, या वो हमें बताया वो फील नहीं हो रही होती, सही है। इसके बाद है सही है कुछ सही। कुछ रिलेशन है यहाँ पे। इसमें से पहला रिलेशन आपके पास ये है। इसमें है क्या, वही आपको कि इसमें आपने स्ट्रेस रिलेशनशिप पे आपने जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्ट्रेस पता है या स्ट्रेन पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर देना दूसरे पॉइंट्स में। जैसे स्ट्रेस में रिलेशन थे वैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है E डबल डैश एक्स, सही है। ये बिल्कुल जैसे स्ट्रेस में फार्मूला थे वैसे ही हमने उसको इंकॉर्पोरेट कर दिया इसके अंदर। E डबल एक्स है, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स डैश, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ये लिख दिया। इस तरह हमारे पास ये वाई है, स्ट्रेन इन वाई, और उसका एंगल है, और ये स्ट्रेन इन जेड उसका एंगल है। तो ये फार्मूला एज इट इज़ आपको गिवन होगा। ये पहला फार्मूला है चैप्टर का ना, फर्स्ट है। 5 से 6 पूरे ऐसे फार्मूले के सेट हैं जो कि यहाँ पे करने पड़ेंगे। पहला सेट आपके पास ये है, इसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी एक एक्सिस से दूसरे पर्टिकुलर एक्सिस में, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में पूरी की पूरी वैल्यूज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो 3 इक्वेशन आपकी ये है जो कि नॉर्मल स्ट्रेन की है, और इसी तरह 3 इक्वेशन आपकी ये है जो कि शेयर स्ट्रेन की है। ये तो सबसे पहला फार्मूला का सेट आपका ये रहा। इसी तरीके पर दूसरा आपके पास आता है प्रिंसिपल स्ट्रेन का। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस होते थे कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो किसी भी ओरिएंटेशन में लगते थे, इस तरह प्रिंसिपल स्ट्रेन है। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास ये 3 पैरामीटर होते हैं। वहाँ पे उसको हम A1 A2 A3 कहा करते थे, यहाँ पे इसको J1 J2 J3 बोल दिया। इसमें वही है, जो पहला वाला होता है उसमें क्या होता है, सारे आपके स्ट्रेस ऐड हो रहे होते थे। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे सारे आपके स्ट्रेन ऐड हो रहे हैं। दूसरे वाले में क्या होता है कि आपका डबल डबल बन के आते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वाई जेड मल्टीप्लाई होता है, फिर जेड एक्स मल्टीप्लाई होता है, और आखिर में तीनों जब आपका स्ट्रेन होता है उनका स्क्वायर हो रहा होता है। जो पहले सिर्फ स्ट्रेस का रिलेशन था ना, उसमें डिवाइड बाय 4 नहीं था, जबकि यहाँ पे एक इजाफी चीज़ है, ये चीज़ 4 से डिवाइड हो रही है। क्योंकि अगर हम इसकी एनोलॉजी देखें, ये इसकी एनोलॉजी है। एनोलॉजी क्या बता रही है कि आपका जो स्ट्रेस है ना, उसको बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते हो स्ट्रेन से, अगर आप फार्मूला स्ट्रेन के लिए बना रहे हो, सही है। लेकिन आपका जो शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस डबल ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है, सही है। वैसे इससे पहले जब हमने फार्मूले पढ़े थे ना वहाँ पे स्ट्रेस वाले में, उसमें यहाँ पे सिर्फ टाओ का स्क्वायर था, सही है। तो ये टाओ का स्क्वायर था, तो टाओ का स्क्वायर को हटा के हमने क्या लिख दिया, ये शेयर स्ट्रेन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये 4 इजाफी आते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे इनके 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर से 4 आ गया, तो ये एनर्जी की वजह से ये यहाँ पे नीचे 4 आ रहा है, जबकि स्ट्रेस वाले में ये 4 नहीं आता, ठीक है। तो आपको दूसरा फार्मूला का सेट आपका ये है। इसमें करना क्या होता है, आपने इसको जो आपके पास नॉर्मल, जो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन होते हैं आपको वो फाइंड करने होते हैं। उसको निकालने के लिए पहले आप क्या करते हो, J1 J2 जिनको इन्वेरिएंट बोलते हैं, आप ये फाइंड आउट करते हो, फिर इनको निकाल के इनकी वैल्यू इसमें पुट करते हो, यहाँ पे और यहाँ पे पुट करते हो, सही। फिर उसे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हो। इससे आपके पास E1 E2 E3 तीन वैल्यू आती हैं,
फिर उन वैल्यू को आप यहाँ पे यूज़ करके बता दो कौन सा मैक्सिमम स्ट्रेन है, कौन सा बीच वाला स्ट्रेन है, कौन सा आपका मिनिमम स्ट्रेन है। तो आपको ये दूसरे फार्मूला का सेट है, ये भी आपको पेपर में याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको गिवन होगा ये। ठीक है सर ये किसी भी प्लेन में मैक्सिमम स्ट्रेन है ये। हाँ, किसी भी जगह पे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला भाई ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, सही है। इस बॉडी पे यहाँ से कहीं ना कहीं से स्ट्रेस लग रहा है, सही है। अब इस स्ट्रेस लगने की वजह से इस बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस की ना, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, सही है। ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, सही है। फॉर एग्जांपल हमारे एक्स एक्सिस में कोई ना कोई स्ट्रेन लग रहा होगा, इसका मैंने बोल दिया E1 बोल दिया, सही है। इस तरह हमारी वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई स्ट्रेन लग रहा होगा, जैसे हमने E2 बोल दिया, सही है। अब क्या होगा अगर हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक हमने ऐसे रख दिया, ब्लॉक ऐसे रख दिया, अब दोबारा ही ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस पर। अब क्या पता इस जो एक्स एक्सिस हमारा ये वाला एक्सिस, इसमें कुछ फोर्स चेंज हो जाए हमारी, ये कुछ और बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हमारी बॉडी की ऐसी ओरिएंटेशन जिसमें वो हमें मैक्सिमम स्ट्रेन देता है। ये जो स्ट्रेन है ना, हमारी बॉडी की ऐसी ओरिएंटेशन जिसमें हमें वो मैक्सिमम स्ट्रेन देता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन है। वो किसी पर्टिकुलर मखसूस ओरिएंटेशन में देता है। जैसे बॉडी हमारी ये है, क्या पता वो ओरिएंटेशन ये हो आपकी, ये वो ओरिएंटेशन है जिसमें आपको जो शेयर स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, और जिस प्लेन पे आपका शेयर स्ट्रेन जिस ओरिएंटेशन में, जैसे ये ओरिएंटेशन है, अगर इस ओरिएंटेशन आपका शेयर स्ट्रेन अगर मैक्सिमम है तो इसमें आपका नहीं, अगर आपका इसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेन अगर वो मैक्सिमम है तो यहाँ पे आपका शेयर स्ट्रेन जीरो हो जाता है। इसका तो न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल में ये होता है, आपके पास रेजर है, एक रबर टाइप सब्सटेंस है आपके पास, उनसे आपसे वो बाकायदा पूछते हैं, और इस तो बोलते हैं कि इसमें ना एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल है, और वो क्या बोलते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है इस बॉडी में। तो आप कोई ऐसा एक्सिस बताओ जब इससे फोर्स लगाएं तो जो हमारे जो हमने बनाया ना रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की शेप डिफॉर्म ना हो, या जो रेक्टेंगल के जो एंगल बने हुए ना, ये 90 के एंगल बने हुए हैं, ये एंगल उसके चेंज ना हो। तो इस वाले केस में ना, जब ये न्यूमेरिकल भी आगे आएगा, इस न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल में हम वो डायरेक्शन मालूम करते हैं जो कि जहाँ पे आपका जहाँ आपका जो शेयर चेंज होता है ज़ीरो होता है। तो जो है ये E n, ये बेसिकली वो आपको ना मैक्सिमम बता रहा था कि मैक्सिमम स्ट्रेस इस पर्टिकुलर फोर्स लगाने पे, ठीक है, या इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ होगा, ये वो बता रहा होता है आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन। इसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेस भी होते हैं कि उसी फोर्स में उसी कंडीशन में मैक्सिमम किस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आपको मिल सकता होगा। ठीक है, जब मैक्सिमम स्ट्रेन होगा हमारे पास तो उस वक्त शेयर स्ट्रेन जीरो होगा। हाँ ऐसा होता है। अगर जैसे जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं होता, इस तरह जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वहाँ पे शेयर स्ट्रेन नहीं होता, ऐसा ही है। ये तो आपके ये सेकंड सेट ऑफ फार्मूले थे, इससे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालते हैं। फिर आपके पास आता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपके पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन आमतौर पर यूज़ होती है। सिक्स कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है। कोई भी आपकी जो स्ट्रेन फील्ड होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, उसमें शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है, शेयर स्ट्रेन लग रहा है, उसमें ये दो नॉर्मल स्ट्रेन भी लग रहे हैं। अगर आपको चेक करना है ना कि वाकई में वो स्ट्रेन किसी पर्टिकुलर बॉडी पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो इसके लिए आप करते क्या हो, उसको स्ट्रेन की वैल्यू को इस फंक्शन में रखते हो। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सही सही बोल रहे हैं, वो आपको जो वैल्यू दी हुई है ना उसकी में स्ट्रेन की और स्ट्रेस की वैल्यू जो दी हुई है आपको शेयर और नॉर्मल स्ट्रेन की, वो बिल्कुल सही दी हुई है। सिर्फ करना इसका फंक्शन क्या होता है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट फील्ड को वैलिडेट करता है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन होती है, ये आपकी जो डिस्प्लेसमेंट फील्ड होती है ना उनको वैलिडेट करता है कि आयो जो आपको डिस्प्लेसमेंट फील्ड गिवन है वो सही भी है कि नहीं। तो इन रिलेशन को यूज़ करते हुए ना
हम अपनी जो हमें गिवन होती है फील्ड वगैरह, कोई भी डिस्प्लेसमेंट फील्ड हमें गिवन होती है, तो उसको हम इस रिलेशन से हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गिवन होगा। तो ये आपका थर्ड सेट ऑफ इक्वेशन है। सही है। सही है। इस तरह आगे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास ये भी नहीं है। हाँ, फिर हमारे पास ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। इसमें करते क्या है कि हमने स्ट्रेस को अलग पढ़ा, स्ट्रेन को अलग देखा। अब करना क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में रिलेशन क्या होता है। देखो कुछ हमारे पास ना पैरामीटर्स होते हैं। जब देखो रो, ये एक पैरामीटर ये है। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास होता है लेमन कांस्टेंट, इसे लैम्डा बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट था लेमन, उसने ना दो अपने कांस्टेंट मुतारिफ करवाए थे। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में ना आपको ये 5 पैरामीटर पता होने चाहिए। सही है। पहला पैरामीटर लेमन कांस्टेंट, ये पहला पैरामीटर है जो कि लैम्डा से रिलेट करते हैं। लेमन था, लेमन ने अपने कुछ दो कांस्टेंट मुतारिफ करवाए थे। उसको जो पहला कांस्टेंट था उसको हम लैम्डा बोलते हैं, और उसका नाम ही इसको बोलते हैं फर्स्ट लेमन पैरामीटर। और इसी लेमन ने एक दूसरा पैरामीटर मुतारिफ करवाया था जो कि इसको बोलते थे शेयर मॉडुलस, जिसे यू बोलते हैं। तो ये तो लेमन के दो कांस्टेंट होते हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट लेमन पैरामीटर, दूसरे को बोलते हैं सेकंड लेमन पैरामीटर। सही है। और यहाँ पे जो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला लेमन पैरामीटर जो कि लैम्डा ये जो फर्स्ट होता है। दूसरा आपके पास ये होता है म्यू, इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस या फिर सेकंड लेमन पैरामीटर बोलते हैं इसको। इस तरह तीसरा आपका पैरामीटर होता है यंग मॉडुलस होता है। चौथा पॉइजन रेशो होता है। पांचवा आपके पास बल्क मॉडुलस होता है। तो ये अब इनके सिग्निफिकेंस क्या है। जो पहला ना लेमन कांस्टेंट, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, तो इसकी बाकायदा कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा जो शेयर मॉडुलस होता है, जहाँ भी शेयरिंग हो रही होती है उसमें ये इंकॉर्पोरेट हो रहा होता है हमारे पास। सही है। और जो यंग मॉडुलस ये क्या बताता है, ये बताता है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। अगर किसी बॉडी को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो कितने रेजिस्टेंस देता है डिफॉर्म होने से पहले। अगला हमारे पास पोजन रेशियो। पोजन रेशियो क्या करता है कि हम किसी बॉडी को अगर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, किसी एक डायरेक्शन में उसको हम डिफॉर्म करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा, ये चीज़ हमें बताती है पोजन रेशियो। और अगर कोई बॉडी एज अ होल वॉल्यूम डिफॉर्म हो रही है, बल्क बल्क का मतलब होल वॉल्यूम ना, तो इसका डेफिनेशन जो होती है ना, सिंपल डेफिनेशन इसकी ये होती है कि रेजिस्टेंस टू बल्क डिफॉर्मेशन। ये जो के होता है ये बताता है कि आपको जो कोई बॉडी एज अ होल वॉल्यूम या पूरी बॉडी एज अ बल्क में डिफॉर्म हो रही है तो वो कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा। जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब ये है कि वो अच्छी रेजिस्टेंस शो करेगा बल्क। अगर उसको एज अ पूरा होल वॉल्यूम हम लोग डिफॉर्म करें ना, तो वो अच्छी रेजिस्टेंस शो करेगा डिफॉर्मेशन से पहले। तो ये तो 5 पैरामीटर्स हैं। जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना, तो ये 5 पैरामीटर्स पे लाजमी यूज़ हो रहे होते हैं। सही है। सही है। सही। कोई सवाल है इसमें? नहीं सही। अच्छा, जब इन पांचों पैरामीटर को ना आपस में इंटर कन्वर्जन भी होती है। जैसे एक टेबल गिवन है, इस टेबल में क्या है, देखो पांचों पैरामीटर। पहला है कि आपके पास लेमेंस कांस्टेंट है, दूसरा आपके पास शेयर मॉडुलस है, यंग मॉडुलस भी आ गया, पोजन रेशियो भी आ गया, और बल्क मॉडुलस भी आ गया। अब ना आपको लाजमी तौर से कोई ना कोई दो पैरामीटर गिवन होंगे, या तो ये दो पैरामीटर गिवन होंगे। सही। इस तरह करते कराते लाजमी तौर पे आपको कोई ना कोई दो पैरामीटर लाजमी गिवन होंगे। सही है। अब इन दो पैरामीटर के रिस्पेक्ट से आप दूसरे पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाले फार्मूले लगा के आप दूसरे पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो। आमतौर पे हमें ये दो पैरामीटर गिवन होते हैं, यंग मॉडुलस और पोजन रेशियो। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसी है, हमें यंग मॉडुलस और पोजन रेशियो गिवन है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने लेमन कांस्टेंट निकालना होता है, शेयर मॉडुलस निकालना होता है, और बल्क मॉडुलस निकालना होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई दो पैरामीटर, फॉर एग्जांपल आपको ये दो पैरामीटर गिवन है क्वेश्चन में, और पूछा गया कि दूसरे पैरामीटर निकालो, तो आप ये वाले फार्मूला यूज़ करके दूसरे पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हो। ये अगैन ये फार्मूला आपको याद नहीं करने, ये फार्मूला एज अ होल टेबल आपको गिवन होगा। तो ये आपके पास फोर्थ सेट ऑफ इक्वेशन है, जिसमें आप एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है। ठीक है।
इसी तरह जो फिफ्थ सेट ऑफ इक्वेशन है आपके पास ये है, इसे शॉर्ट फॉर्म में SSR भी बोल देते हैं। SSR मतलब स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशनशिप। अब देखो इसमें है क्या, इसमें आप ना ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन किससे मिलके बन रहे हैं, देखो अगर फार्मूले में देखें तो स्ट्रेन डिपेंड कर रहा है आपके पास स्ट्रेस पे। पहला एक्स में स्ट्रेस, वाई में स्ट्रेस और जेड में स्ट्रेस, सही है। तो इसको बोलते क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। क्योंकि इसमें होता क्या है कि स्ट्रेन को यूज़ करते हुए या स्ट्रेस को यूज़ करते हुए हम स्ट्रेन निकालते हैं। अब देखो इसमें वही दो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, यंग मॉडुलस यूज़ हो रहा है इसके अंदर, आपके पास ये पोजन रेशियो यूज़ हो रहा है, सही है। क्योंकि ये दोनों पैरामीटर ना जब भी हम किसी चीज़ को डिफॉर्म करते हैं, अगर वो बल्क डिफॉर्मेशन नहीं हो रही, सही है, सिंपल डिफॉर्मेशन हो रही है, या फिर हम बहुत माइनर में इसमें डिफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, तो ये दो पैरामीटर लाजमी को पता होने चाहिए। अगर ये दो पैरामीटर नहीं पता, आपको कोई दूसरे पैरामीटर पता है, फॉर एग्जांपल आपको ये लैम्डा और ये पोजन रेशियो पता है, आपको ई नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों पैरामीटर यूज़ करते हुए आप पहले ई निकालोगे इसको यूज़ करते हुए, फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ये तो आपका ये फिफ्थ सेट ऑफ इक्वेशन है। अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू गिवन होती है तो आप उस स्ट्रेस की वैल्यू को यूज़ करते हुए स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। इसी तरह ये आपको सिक्स सेट ऑफ इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आपको गिवन होती है। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेन पर डिपेंड कर रहा है, आपका जो स्ट्रेस है ना वो इन स्ट्रेन के पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। और अगेन जो कांस्टेंट है उसमें वही देखो, इसके अंदर यंग मॉडुलस कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर आपके पास शेयर मॉडुलस जो है वो भी आपका जो पोजन रेशियो है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू पता हो। तो ये पूरा सेट ऑफ इक्वेशन आपके पास सिक्स सेट ऑफ इक्वेशन है। इसको भी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ही बोलते हैं, ठीक है। सही है। और इसी इक्वेशंस को ना हम लोग स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी बोल देते हैं। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, हम हम स्ट्रेस से स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सही है। बिल्कुल इसी इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही बोल देते हैं, सही है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप भी बोल देते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही बोल देते हैं, ठीक है। सही है। अभी जो हमने सारे इक्वेशन पढ़ी ना, जो हमने सिक्स सेट ऑफ इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये सारे सेट हमारे पास 3 डायमेंशन के लिए हैं, 3D में। अगर हमारे पास एक्स की स्ट्रेस गिवन है, वाई का स्ट्रेस गिवन है और जेड का स्ट्रेस गिवन है, तो उसके लिए वैलिड है। लेकिन अक्सर पोर्शन हमारे न्यूमेरिकल्स का ना वो 2D स्ट्रेस पर डील कर रहा है। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि बताता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप 2D में क्या बन जाएंगी, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, जितने भी जेड के पैरामीटर होते हैं, आपके पास सिग्मा जेड जेड जीरो हो जाता है, टो जेड एक्स जीरो हो जाता है, और आपके पास टो जेड वाई जीरो हो जाता है। तो ये अगर ये चीज़ जीरो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये चीज़ भी जीरो हो जाएंगी। तो ये लेकिन आपके पास सिग्मा जेड जेड रहता है, एप्सिलॉन जेड जेड एग्जिस्ट करता है, एप्सिलॉन जेड जेड एग्जिस्ट करेगा, सही है। अगर ये तीनों इन तीनों के जीरो होने की वजह से आपके पास सिर्फ ये दो पैरामीटर जीरो होते हैं, शेयर स्ट्रेस इन जेड एक्सिस और शेयर स्ट्रेन इन वाई जेड एक्सिस, क्योंकि 2D में ही होते ही नहीं है। इनकी वजह जीरो की होने की वजह क्या है, क्योंकि 2D में होते नहीं है। लेकिन ये अगर आप बहुत प्लेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्लेन प्रॉब्लम से मुराद क्या है कि आपकी थिकनेस ली हुई लेकिन थिकनेस बहुत कम ली हुई है आपने, उसको बोलते हैं प्लेन प्रॉब्लम्स ना। तो उसमें अक्सर औकात आप सिर्फ सिग्मा जेड पूछ लेते हैं, तो ये आप ये निकाल सकते हो सिग्मा जेड जेड। तो ये प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में सिग्मा जेड निकाल सकते हैं, लेकिन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में लाजमी तौर पे दोनों चीज़ होती हैं, दो पैरामीटर होते हैं, ये शेयर स्ट्रेन इन जेड एक्स और शेयर स्ट्रेन इन वाई जेड। ये दोनों पैरामीटर आपके पास प्लेन स्ट्रेन में जीरो होते हैं। तो ये 2 डायमेंशन का मकसद क्या है, 2 डायमेंशन में तीनों पैरामीटर जीरो होते हैं, जेड 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 एक्स और जेड वाई। तो यही जो हमारे पास कंडीशन बनी है, इसको हमने रखा है इन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 5 में और इक्वेशन नंबर 6 में भी रखा है। और इसी तरीके से यही कंडीशन हमने रखी हुई है यहाँ पर मैक्सिमम वाले में, कि मैक्सिमम स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। तो जब ये कंडीशन हमने इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशन में रखी, तो हमारे पास ये नई इक्वेशन फॉर्म होगी जो कि हमारे पास 2D के लिए होती हैं। तो फिर 2D में अगर हमने स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 2D में ये होती है,
ये आपका 7 सेट ऑफ इक्वेशन है 2D में, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये। अब देखो इसमें जो z का पैरामीटर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ x के पैरामीटर्स हैं, सही है, x और y के। इसी तरह ये आपका 8वां सेट ऑफ इक्वेशन है, ये आपके पास स्ट्रेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गई है। इसमें ये कैसे बनी, ये इस इक्वेशन से बनी है। इस पर जब सिग्मा z जीरो कर देंगे ना, अगर ये चीज़ जीरो कर देंगे, अगर ये चीज़ जीरो हो जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन वजूद में आ जाएगी, ये वाली। ये 7 वाले में ये cos थीटा sin थीटा कहाँ से है? ये अब देखो यहाँ पे ना कॉस थीटा ये इस फार्मूले से आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो ये इक्वेशन थी, ये आपके पास स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं वो कंडीशन लगा दूँ, कंडीशन क्या थी कि टो जेड एक्स ज़ीरो है मेरे पास, और इसी तरह टो जेड ये भी ज़ीरो है, वाई जेड भी ज़ीरो है, तो ये दोनों पैरामीटर ख़त्म हो जाएंगे, सही है। इसी तरह अक्सर केसेस में ई जेड को भी ज़ीरो ले लेते हैं अक्सर केसेस में, सपोज कर लो अभी ये भी ज़ीरो है, तो मेरे पास सिर्फ 3 पैरामीटर बचे। पहला पैरामीटर ये, सही है, दूसरा पैरामीटर मेरे पास ये बच जाएगा, और तीसरा पैरामीटर मेरे पास ये बच जाएगा। अब इस पर जो सारे कॉस हैं हमने वहाँ पे साइन को यूज़ किया हुआ है। अब देखो होता क्या है कि ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, सही है। मैंने इस एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करना है एक नए एक्सिस में। बेसिकली स्ट्रेस या स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में होता क्या है कि हम अपने जो फील्ड होती है ना, जैसे अभी एक्स और वाई में है, ये फील्ड क्या बता रहा है, सिर्फ एक्स, ये वाई एक्सिस में, ये बता रहा है ये सिर्फ एक्स एक्सिस में, लेकिन हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है वाई डैश एक्सिस में। सपोज कर लो दो नया एक्सिस है, वो ये है, ये एक्स डैश है, सही है, और ये वाई डैश है, ये नया एक्सिस हमारा। हमने क्या करना है, इस जो स्ट्रेन अभी यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में हमें शो कर रहा है ना, हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस डायरेक्शन में ऐसे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब देखो ये थीटा हमें क्या शो कर रहा है, ये थीटा शो कर रहा है वाई वाई, सही है, मतलब इस वाई डैश का थीटा वाई से, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा का, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है, सही है। दूसरा थीटा मेरे पास ये है एक्स वाई डैश, सही है। ये थीटा कौन सा है, एक्स और वाई डैश, मतलब ये वाला थीटा है, सही है। ये जो मेरे पास एंगल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 90 प्लस थीटा, लिख सकता हूँ इसको ऐसे। ये जो मेरा एक्स से एंगल बन रहा है वाई डैश वाला, सही है, सही है। सही है। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है, आपका जो कॉस 90 प्लस थीटा होता है ना, वो बराबर होता है बस साइन थीटा के। अगर मैं लेता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा, तो बराबर हो जाता है साइन थीटा के, सही है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है यहाँ पर जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में। इस तरह यहाँ पर भी ये दोनों कॉस के फंक्शन है, तो कॉस में ऐसे ही रखा होगा। देखो इसमें ये कॉस एक्स डैश वाई डैश है, जो कि ये एंगल है एक्स वाई डैश, जो कि ये वाला एंगल है, सही है। और एक कॉस वाई डैश वाई है, जो कि ये थीटा वाला एंगल है। यहाँ पर भी जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, उन्होंने इस कॉस बल्कि इस वाले एंगल को ना थीटा में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ दोबारा वहाँ पे जाके। या फिर देखो ये है, यहाँ पे जो पहले जो कॉस का थीटा था, ये जो साइंस का थीटा ना, ये उसी से आया हुआ है, 90 प्लस थीटा से आया हुआ है। इसी तरह ये साइन थीटा भी उसी से आया हुआ है, 90 प्लस थीटा वाले फार्मूले से। ये हमने किया क्यों है, ताकि हमें सिर्फ एक थीटा निकालना हो, डिफरेंट थीटा को हम यूज़ करें ना। वैसे स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में करते क्या, बल्कि स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में करते क्या है, हमें 2 से 3 थीटा मालूम करने होते हैं उसमें। ये करने की वजह क्या है, अब हमें सिर्फ एक थीटा पता हो ना, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते होंगे।
वो थीटा क्या होगा, वो थीटा आपका एक्स से एक्स डैश का थीटा होगा इस केस में। इस केस में वाई से वाई डैश का थीटा होगा, और इस केस में वही होगा, वाई से वाई डैश या फिर एक्स से एक्स डैश, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये साइन थीटा ना ये कन्वर्जन से आया हुआ है, 90 प्लस थीटा वाली कन्वर्जन से, समझ आया? सही है। तो ये दूसरे आपके पास ये 8वां सर्टिफिकेशन, इस तरह आपका 9 सर्टिफिकेशन आपका ये है। ये आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इसमें देखो स्ट्रेन यूज़ हो रहे हैं, और स्ट्रेन को यूज़ करते हुए हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन 0 है, लेकिन 2D में स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन 0 नहीं होता 2D में। तो ये बाकी सब 0 हैं, ये दोनों के जो 2D के जो स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन तो 0 होते हैं जेड डायरेक्शन में, लेकिन जो स्ट्रेस होता है जो कि नॉर्मल स्ट्रेन होता है जेड डायरेक्शन में, वो 0 नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम लेते हैं, हम बहुत स्मॉल थिकनेस सपोज कर रहे होते हैं। तो ये तो स्मॉल थिकनेस सपोज करने की वजह से फिर उसकी जो डिफॉर्मेशन होती है स्मॉल थिकनेस में, उसको भी हम लोग इंकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हमने ये एक नई रिलेशन है, ये भी एक न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है। अगर हमें स्ट्रेन इन एक्स और स्ट्रेन इन एक्स और स्ट्रेन इन वाई सिर्फ पता हो, ये दोनों पैरामीटर सिर्फ पता हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा है इसमें। तो ये भी आपका इसी फार्मूले के अंदर ही 9 सेट ऑफ फार्मूले के अंदर ही आया जाए। तो आपके पास इस चैप्टर में आपके पास टोटल 9 सेट है फार्मूलेस के। ठीक है, इसमें तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन से फार्मूले कब लगाने और कहाँ लगाने हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा कुछ न्यूमेरिकल दें इसके, न्यूमेरिकल 2-23। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल 2-23 है। इसमें क्या बोला हुआ है, इस पर देखो भाई, आपको जो पैरामीटर होते हैं, जो 5 पैरामीटर थे, उन्होंने बोला डिटरमाइन द लैम्डा, जो कि लेम्स कांस्टेंट है, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। आपको ये तीनों जो पैरामीटर भी मालूम करने हैं, जबकि आपको यंग मॉडुलस गिवन है और आपको पोजोन रेशो गिवन है। सही। सही है, वो ग्राफ हो जाएगा ना ये वाला, वो चार्ट से। हाँ बिल्कुल चार्ट से हो जाएगा। तो हमने किया क्या, ये देखो चार्ट से वैल्यू निकाली हमने, हमें ई और ये गिवन है, तो चार्ट से हमने वैल्यू निकाली लेम कांस्टेंट की। लेम कांस्टेंट का फार्मूला ये होता है, चार्ट से निकाला। इसी तरह जो हमारे पास स्ट्रेस जो शेयर मॉडुलस है, उसका फार्मूला ये होता है इन टर्म ऑफ ई एंड म्यू। और इसी तरह जो बल्क मॉडुलस है वो भी चार्ट से निकाला, उसका फार्मूला ये होता है। सही है, तो हर केस के लिए आपने ई और पोजोन रेशो की वैल्यू अपने यहाँ पे रखनी है, और आपके पास जो दूसरे कांस्टेंट उनकी वैल्यू आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो एक दफ़ा सवाल दिखाना था। हाँ सवाल दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है 2-23। ठीक है, मतलब ये जो जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं, इन सब मटेरियल का अलग अलग निकलेगा सबका। हाँ, इन सब मटेरियल की इसको, इस मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो ये है, अलग है, और इस मटेरियल का पोजन रेशो अलग है। तो इसका जो बल्क मॉडुलस निकलेगा वो अलग निकलेगा, और इसका दूसरा जो पैरामीटर है लेम कांस्टेंट है, और जो वो दूसरा शेयर मॉडुलस है वो अलग अलग निकलेंगे। ये प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है, ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये फिक्स होती हैं। जैसे स्टील का यंग मॉडुलस फिक्स होगा ये, और स्टील का पोजन रेशो फिक्स होगा। इसके दूसरे जो पैरामीटर है ना, ये वाले पैरामीटर भी फिक्स होंगे। ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगला नंबर के लिए हमारे पास 2.24। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ क्यूब ऑफ स्टील। अब देखो इसकी वही दो प्रॉपर्टीज गिवन है आपको, 207 इसका वही गिवन है आपके पास, यंग मॉडुलस गिवन है आपके पास, हमें पोजन रेशो भी इस मटेरियल गिवन है।
अब लिखा हुआ है क्यूब ऑफ स्टील इज लोडेड विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर ऑफ 300 मेगा पास्कल। एक क्यूब होगा और उस क्यूब पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो यूनिफॉर्मली, सही है। किस किस फेस पे? आगे लिखा हुआ है ऑन 4 फेसेस, 4 फेस पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। जो एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, आप सारे 6 फेस से प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ 4 फेस से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। कौन कौन से फेसेस पे? वो फेस जो कि एस डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आपके पास है। मैं इसको पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक क्यूब है, सही है। ये क्यूब की एक्स डायरेक्शन है और ये क्यूब की वाई डायरेक्शन है। इस पर बोला क्या गया है कि आपके क्यूब में ना 4 फेसेस से प्रेशर लग रहा है, और वो 4 फेस कौन कौन से? जो कि नॉर्मल है आपके एक्स और वाई एक्सिस से। देखो ये फेस नॉर्मल है एक्स एक्सिस से, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फेस ये वाला, यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये वाला फेस भी नॉर्मल है आपके एक्स एक्सिस से। इसी तरह ये वाला फेस जो कि ऊपर है टॉप फेस, ये नॉर्मल है वाई एक्सिस से, और इसी तरह जो बॉटम फेस होगा वो नॉर्मल होगा वाई एक्सिस से। तो इन जो 4 फेस है ना, ये वाला 4 फेस, जो मेरा कर्सर घूम रहा है, इन चारों फेसेस पे आपका प्रेशर लग रहा है जो कि 300 मेगा पास्कल लग रहा है, ठीक है। प्रेशर लग रहा है जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ, आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना, जो क्यूब है, वो मैक्सिमम जो डिफॉर्म हो सकता है, जितनी उसकी एबिलिटी डिफॉर्म होने की, वो ये है 0.05 मिलीमीटर। अब होगा क्या, जब इस क्यूब को इन चारों डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगी, तो ये जेड डायरेक्शन में डिफॉर्म होगा, ऐसे ही होगा ना। एक क्यूब है, उसको सारी उसकी साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं, इनसाइड इनर साइड पे, तो क्या होगा, जो दूसरी जो साइड होंगे जिन पर हम फोर्स नहीं लगा रहे, वहाँ से एक्सपेंशन होगी। ये पोजोन रेशो की वजह से होता है। अगर हम किसी क्यूब की 2 या 4 साइड पे जो कि पैरेलल हों, उन पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, जो उसकी दूसरी साइड होती है ना, जिन पर हम फोर्स नहीं लगा रहे, जिन पर हम स्ट्रेस नहीं लगा रहे, वहाँ से एक्सपेंशन होती है। ये सारा होता है पोजोन रेशो की वजह से। तो यहाँ भी क्या होगा, सही है, सही है। यहाँ भी क्या होगा, फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, जेड डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा। उन्होंने बोला आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना एक्सपेंड होने की, मैक्सिमम लिमिट आपकी 0.05 मिलीमीटर है, ठीक है। अब लिखा हुआ डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, आपको नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है, इफ़ एनी, अगर कहीं से लग रहा हो, विच डेवलप इन जेड डायरेक्शन। तो आपको बेसिकली सिग्मा जेड जेड मालूम करना है यहाँ पे, सही है। सिग्मा जेड जेड यहाँ पे अननोन है, और आपको जो इनिशियल लेंथ गिवन है हर, क्योंकि क्यूब है, एक साइड की लेंथ अगर 190 मिलीमीटर, तो हर साइड की लेंथ 190 मिलीमीटर होगी। ये तो क्वेश्चन समझ आ गया। मुराद, ये नॉर्मल इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, एक्स और वाई के पैरेलल, मतलब नॉर्मल जो तुमने डायग्राम में बनाया हुआ है। परपेंडिकुलर, वो फेस जो कि एक्स के परपेंडिकुलर हो। देखो मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पे राइट साइड पे है, मेरा ये वाला फेस जो है ना, ये एक्स के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट फेस ये वाला फेस भी एक्स के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह ये वाला फेस ये वाई के परपेंडिकुलर है, और जो बॉटम वाला फेस वो भी वाई के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से मुराद ये, अगर मैं इस, देखो मेरा एक्स है ना, अगर मैं इसको पीछे खींच के ले आऊँ, तो ये भी इस एरो की तरह इस फेस पे लग रहा है। तो ये तो वो लाइन जो है, ये वाली लाइन इस फेस के परपेंडिकुलर है ना, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, कि एक्स की डायरेक्शन में, और इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं कि फेस की परपेंडिकुलर। दो तरीके सही हैं, ठीक है। आगे बढ़े।